कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के 3rd पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले 2 वीडियोस में हमने ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं और इसके वर्किंग सिस्टम को समझा था। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, मतलब ट्रेड क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण क्या है। अब हम बात करते हैं व्यापार की, जिसे हम ट्रेड कहते हैं। व्यापार कब होगा? व्यापार तब होगा जब आप अपने क्षेत्र कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे और वो प्रोडक्शन कहीं बाहर कंट्री में डिमांड होगी। तो जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक उसके डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए प्रोडक्शन आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया, जैसे आपके देश को 100 टी पैकेट्स की जरूरत है बट आपके देश में 1000 टी पैकेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपके पास 900 एक्स्ट्रा पैकेट बच रहे हैं, तो इसे आप फॉरेन के मार्केट में भेज सकते हैं। अब यहाँ खरीदने वाले की चॉइस है कि वह अपने कंट्री का सामान खरीदना चाहता है या अदर कंट्री का सामान खरीदना चाहता है। जैसे भारत में खिलौने के जो मार्केट हैं को देखते हैं तो चाइना के खिलौने के आने की वजह से यहाँ एक कंपटीशन बढ़ गया। पहले इंडिया में खिलौने बहुत महंगे मिलते थे बट चाइना के खिलौने आने के बाद यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया और इंडिया के खिलौने सस्ते होने लगे और इंडिया की मार्केट जो को चाइनीज टॉयज ने क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, या आप अपने देश के लोगों को जो रोजगार के अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट को की देना चाहते हैं, तो आप मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह से बनाएंगे कि चीजें ज्यादा इजी हो सके। तो जो चॉइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं का जो चयन है वो प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी होता है, नहीं तो हर कोई अपनी मनमानी कीमत वसूलेगा। मतलब हमारे पास अगर एक ही सामान रहेगी तो हम उस चीज की ज्यादा कीमत देने, अगर मार्केट में एक ही सामान है, सिर्फ हमें वो चीजें खरीदनी है तो हम उसकी ज्यादा कीमत देंगे। बट हमारे पास चॉइसेस अगर ज्यादा है, उपलब्धता हमारे पास, अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो हम उतनी प्राइस उस चीज की नहीं देंगे क्योंकि और भी जगह पे हमें चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप अगर जाते होगे कोई भी सामान खरीदने, राशन का, चीनी, चाय पत्ती या फिर अपने डेली यूज में जो भी चीजें आप खरीदते होगे, अब देखते होगे एक दुकान पे आप जाओ पूछने तो वहां पे आपको एक रेट बताएगा। फिर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप दूसरी दुकानों पे जा सकते हो, वहां पे में भी आपको चीजें सस्ती मिल जाए तो आप वहां से ले लेते हो। बट अगर आपके पास वही सिर्फ एक दुकान होगा तो वो दुकान वाला आपसे पैसे ज्यादा ले सकता है क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ मेरा ही दुकान है, इसके अलावा आप कहीं और दूसरी जगह से कोई सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो जैसे मैंने ऐसी कोई चीज, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई ऐसी चीज बनाई जो मार्केट में नहीं है, तो मैं उसका कितना भी कीमत वसूल सकती हूँ। वही चीज कि जैसे अगर कोई एक खिलौना है, मार्केट में आया और मैंने उसको बनाया और वो मार्केट में कहीं पर भी नहीं है, तो मैं उसकी 1000 अगर मांगूंगी तो आप 1000 दे दोगे। बट अगर किसी और ने भी उसी तरह के खिलौने बनाए और वो 200 रुपए उसको बेच रहा है, 400 रुपए उसको बेच रहा है, तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं अपनी 1000 जो मैंने कीमत लगाई हुई है उसको मैं कम कर दूं। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट जब अवेलेबल होते हैं हमारे पास और भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं और सब्स्टिट्यूट अगर हमारे पास नहीं है तो प्राइसेस जो है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं जितना ज्यादा ट्रेड या व्यापार होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। जो चीजें ज्यादा, तो इससे क्या होगा, चीजें जो है वो ज्यादा इंटरकनेक्टेड होंगी। ट्रांसपोर्ट के जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, वो इंक्रीज करेंगे। कम्युनिकेशन के अवसर जो है उसकी अपॉर्चुनिटी वो भी इंक्रीज करेगी और यह एक विशियस सर्कल रहेगा और वो चलता रहेगा। तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी जो है वो विशियस सर्कल में हमेशा चलती रहेंगी। इसमें क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? लोग एक जगह से दूसरी जगह बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए और अच्छी आय
या फिर अच्छी इनकम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमी, वर्ल्ड की अलग अलग अर्थव्यवस्था जो है को हम इंटरडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अगर तो मतलब क्या, अगर इंटरडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि चीन का जो प्रोडक्ट है वो भारत में हो, भारत का जो प्रोडक्ट है वो चीन में हो, या फिर किसी अन्य कंट्री अदर कंट्रीज में हो। तो ये इंटरडिपेंडेंसी स्थापित करनी है अगर हमें, तो हमें बेहतर, इसके लिए क्या चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ इनोवेशन होना चाहिए, वहाँ वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए, लोग कुछ सीख सके, वहाँ बेटर इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब ये सब चीजें देखी जाएंगी। इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंटीग्रेट होंगे, जिससे बाहर ट्रेड या व्यापार के अवसर बढ़ते जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर आपका रहता है वो प्रौद्योगिकी, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को बहुत ही इजी बना दिया है और बहुत ज्यादा इससे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसने लॉन्ग डिस्टेंस तक के गुड्स की जो फास्ट सप्लाई है, उसकी जो डिलीवरी है, उसको लो कॉस्ट पर पॉसिबल किया है। और जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका जो यूज है वो वर्ल्ड में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, एक इंफॉर्मेशन को तुरंत रिसीव करने, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी इसको हम यूज करते हैं। जैसा आप जानते होंगे लाइफ के हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब हमेशा हम कहीं न कहीं कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हम ईमेल भेजते हैं, वॉइस मेल भेजते हैं। अब अपने कोई भी डॉक्यूमेंट हमें कहीं पर भी भेजने हैं तो हम वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हमें कुछ भी डाउट्स होते हैं कि इस चीज़ की मीनिंग क्या है, हमें इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें और क्या हो सकती हैं, तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आप समझो कि कैसे एक देश से दूसरे देश में ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। मानो कि लंदन के एक जो रीडर हैं, जो वहाँ के पढ़ने वाले लोग हैं के लिए क्या होता है, न्यूज़पेपर या जो मैगजीन है वो पब्लिश होता है दिल्ली में। वहाँ पे उसकी छपाई होती है, उसकी डिजाइनिंग की जाती है, और लंदन से कंटेंट जो है वो किससे भेजा जाता है, मेल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू दिल्ली में भेजा जाता है कि आप इस कंटेंट के थ्रू इस चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करके और इस मैगजीन को छाप दीजिए। फिर दिल्ली वाले क्या करेंगे, उस दिल्ली ऑफिस में उसकी डिज़ाइनिंग होगी, उसको उस पर न्यूज़ पेपर को जो है पब्लिश किया जाएगा, मैगजीन को पब्लिश किया जाता है। फिर वो जो मैगजीन पब्लिश हो जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको प्लेन के थ्रू लंदन भेज दिया जाता है, और लंदन वाले इसका पेमेंट भी ई बैंकिंग के थ्रू कर देते हैं। इट मीन्स कि किस तरह से हम एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे दूर देशों के काम भी कर सकते हैं। लंदन में वहाँ के लोग जो है वहाँ बैठे बैठे दिल्ली में अपने काम करा सकते हैं, दिल्ली वाले यहाँ बैठे बैठे वहाँ लंदन में अपने काम करा सकते हैं। ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया है, वो पॉसिबल हो पाया है ये इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, विश्व का जो एकीकरण है, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं, इकोनॉमीज का जो एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, वो किसकी वजह से हो पाया है, वो हो पाया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना जो है वो प्ले किया हुआ है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है हमारा लिबरलाइजेशन, जिसे हम उदारीकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट आए थे। पहला था आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जिससे हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। ये वैश्वीकरण से थोड़ा अलग है, मतलब ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा अलग है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में हमने बोला कि अगर हमें चाइना से सस्ते खिलौने मिलते हैं तो चाइना वो सस्ते खिलौने भारत में सप्लाई करेगा, और भारत निश्चित तौर पर
वहाँ के लोग जो हैं उन खिलौनों को खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ते हैं। बट लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन में आप भारत में दूसरे देश के खिलौने आने देना, इसमें क्या है कि आप वहाँ लिबरलाइजेशन में क्या है कि आप भारत में दूसरे देश के खिलौने आने भी देना चाहते हैं, पर यह भी नहीं चाहते कि जो इंडिया में या भारत में जो लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं जो खिलौनों को बनाते हैं, उनके व्यापार को भी कोई क्षति पहुंचे। जो लोकल यहाँ पे छोटे मोटे खिलौने बनाने वाले हैं उनको भी कोई क्षति पहुंचे। तो उन लोकल लोगों को बचाने या प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी, कुछ ना कुछ उसके लिए कोशिश करेगी। तो जो प्रोटेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं? प्रोटेक्ट हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, मतलब आयात शुल्क। आयात शुल्क क्या है? जैसे कि दूसरे देश से हमारे देश में कोई भी सामान आया, तो हमने मान लीजिए वो 100 रुपए में वो चीज बनकर आ रही, 100 रुपए उस चीज की कीमत है, तो हमने अगर इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क अपने, क्योंकि हमारे देश में आ रहा है वो चीज, हमने अगर 20% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो वो सामान अब 100 रुपए की ना होकर के वो 120 रुपए की हो जाएगी, जिससे चाइना को यहाँ पे सामान बेचना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। और इससे तो हमारे लोकल जो खिलौने बनाने वाले हैं, जो भी हमारे लोकल इंडिया के हैं, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा हम कर सकते हैं कोटा मतलब क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट जो है वो हम डिसाइड कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हर ईयर चाइना से ये कोटा डिसाइड कर दे कि हम सिर्फ 10,000 ही खिलौनों को खरीदेंगे, बाकी के खिलौने हम अपने ही कंट्री में के लोकल लोगों से लेंगे और वहीं से परचेस करेंगे। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस को लगाते हैं, और इस रेस्ट्रिक्शन को लगाने का जो मेन उद्देश्य या एम यही होता है कि जो लोकल लोग को प्रोटेक्ट करना। तो लिबरलाइजेशन क्या है? उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का उद्देश्य ट्रेड को के जो बैरियर हैं उसको, बैरियर मतलब उसकी बाधाएं हैं, उसको बाधाओं को फ्री करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात को इजी बनाना। ये सभी चीजें अगर होंगी तो हमारी लिबरलाइजेशन सक्सेसफुली हो पाएगा। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो चीजें आप लोगों को समझाई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।